आई एम ऑडिबल? अखिलेश, मुजामिन, आई एम ऑडिबल? जी। ऑडियो वीडियो यस। प्रॉपर है? जी यस सर। ओके। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आपका लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? यस सर। ओके, तो चलते हैं हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इस समय जो बीएसए है, वह इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये एविडेंस एक्ट आपके जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो एपीओ के एग्जाम में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एपीओ का एग्जाम में ये सेपरेट पेपर होता है, एक पेपर रहेगा। और अगर आप यूपी दे रहे हो तो 100 नंबर का एक सेपरेट पेपर, इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बीएसए ही एक पेपर रहेगा। और चाहे बिहार का एपीओ दे रहे हो वहां भी यह 150 नंबर में एक ये पेपर रहेगा। तो एपीओ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जे में जब आप जुडिशरी का एग्जाम दोगे, मेंस का, प्रारंभिक परीक्षा में तो है ही है, प्रारंभिक परीक्षा में ये 10 क्वेश्चन इससे निश्चित आते हैं। और मेंस में प्रोसीजरल लॉ के पेपर में यह सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, अब जो ये हो गई है सीपीसी, बीएनएसएस और बीएसए के साथ यह रहेगा, है ना। चाहे यूपी दे रहे हो, चाहे बिहार दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो, तो ये रहेगा। एपीओ के लिए ये सेपरेट पेपर होगा। और अगर आप प्रैक्टिस को अपना कैरियर बना रहे हो तो भी यह एविडेंस एक्ट, चूंकि प्रोसीजरल लॉ है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके जुडिशरी के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। कहीं भी आप जाओगे बिना एविडेंस एक्ट का कोई पेपर नहीं होगा। तो इसको हम देखेंगे कि एविडेंस एक्ट क्या है, कैसे काम करता है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, और एविडेंस के क्या बेसिक रूल हैं। इन चीज को आप समझ जाओगे तो फिर एविडेंस एक्ट आसान होगा आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और यह जो एविडेंस है, एक चीज और इसकी खासियत यह है कि एक प्रोसीजरल लॉ है, जैसा कि आप जानते हो, और सीपीसी सिविल मामलों की प्रोसीजर बताती है, और बीएनएसएस, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, वो तो बीएनएस की यानी आईपीसी का प्रोसीजर बताएगी। लेकिन हमारा जो यह एविडेंस एक्ट है, वह दोनों का प्रोसीजर बताती है, यानी सिविल मामलों का और क्रिमिनल मामलों का। ऐसा नहीं कि सिविल मामलों के लिए अलग एविडेंस एक्ट है और सिविल मामलों के लिए अलग एविडेंस, दोनों के लिए एक ही एविडेंस है। और आपसे यह इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामले में क्या समानता है। तो बच्चों को यह चीज नहीं मालूम, बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन वो बता नहीं पाते। आप बताओगे कि समानता यह है कि दोनों पर एक ही एविडेंस एक्ट लागू होता है, जबकि अन्य मामलों में नहीं है। सिविल मामलों के लिए सीपीसी और क्रिमिनल मामलों के लिए आपका जो है बीएनएसएस हो गया है। लेकिन हमारा यह एविडेंस एक्ट दोनों को, यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों को कवर करता है, दोनों को कवर करता है। यह इंपॉर्टेंट इतना है। और अब यह हम देखेंगे कि थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ये बीएसए देखते हैं। तो पहली बार भारत में प्रोसीजरल लॉ यानी एविडेंस के संबंध में कि साक्षियों को कैसे पेश किया जाएगा, दस्तावेज कैसे कोर्ट में पेश करेंगे, इन सब विषयों के संबंध में नियम क्या होगा। जैसा कि आप जानते हो कि ये सारे जो लॉ हैं और जो पहले से चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के देन है, अंग्रेजों ने बनाए हैं, अंग्रेजों ने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको भारत में लागू कराया। और ये बीएसए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, जो इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसके लिए तृतीय विधि आयोग बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीटी में आपसे पूछा जाएगा। और आप अगर इस क्लास को देख रहे हो, लाइव क्लास को देख रहे हो, तो आपको कलम और पेन
और कागज आप अपने नोटबुक करते रहें और इसको नोट करते रहें। केवल सुनना नहीं है, आपको लिखना है, क्योंकि ये इसके सारे इंफॉर्मेशन आपके कंपटीशन के लिए, अगर आप एज ए कंपटीटर चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ देगा कि भारत में किस विधि आयोग के रिपोर्ट से इंडियन एविडेंस एक्ट लागू किया गया था, तो तृतीय विधि आयोग के रिपोर्ट से आया था। जैसे आईपीसी किस विधि आयोग के रिपोर्ट से आया था? आईपीसी कोई बता सकता है? आईपीसी किस विधि आयोग के रिपोर्ट से आया था? मुजामिल, किस विधि आयोग के रिपोर्ट से आईपीसी आई थी? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सीरियस होकर नहीं पढ़ा तो गलत कर जाओगे। यह जो है प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट से आई थी, जिसका जो अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले था, प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट। तो लेकिन हमारा जो इंडियन एविडेंस है वह तृतीय विधि आयोग की रिपोर्ट से, और इसका जो है 1868 में गठन किया गया था। इसका जो अध्यक्ष था, जो इस विधि आयोग का अध्यक्ष था, वह था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हेनरी मैन इसका प्रारूप करता था, लेकिन इसने जो प्रारूप बनाया भारतीय परिप्रेक्ष्य में एविडेंस के लिए, कि गवाहों के लिए, दस्तावेजों के लिए कौन से नियम होंगे पेश करने के लिए, वह भारत के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं था, सफल नहीं हुआ। तो एक इसी विधि आयोग ने एक दूसरे को इस काम को सौंपा कि आप एक, चूंकि यह जो रिपोर्ट सौंपे थे वह सफल नहीं था, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं था, तो एक अलग बनाया गया 1871 में सर जेम्स स्टीफेन को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स स्टीफेन, सर जेम्स स्टीफेन को सर हेनरी मैन के स्थान पे फिर एक नया चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, और इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की रूपरेखा तैयार की, वही बताया कौन सा सेक्शन कहां होगा, कैसे होगा। यह इसका काम सर जेम्स स्टीफेन को है, और इसने जो रिपोर्ट सौंपी 1871 में, और इसी रिपोर्ट को 1872 में लागू किया गया। बात समझ में आ रही है? तो आपसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया, तो उसका होगा सर जेम्स स्टीफेन नो। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पहली बार किसने इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाने का, प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसको दिया गया था, तो यहां आंसर चेंज हो जाएगा, सर हेनरी मैन हो जाएंगे। लेकिन 1872 अगर पूछा जाएगा तो सर जेम्स स्टीफेन होंगे। अब ये सर जेम्स स्टीफेन ने क्या किया कि एक प्रारूप बनाया जिसका नाम इंडियन यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और यह इसका जो एक्ट नंबर था वह 1 था, और यह लागू किया गया था। जो आप देखोगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आज हम बीएसए पढ़ रहे हैं, यह जो है इसमें भाग 3 थे, 3 भाग थे, और अध्याय 11 थे, और धारा 167 था। ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में था। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, अभी 1872 से यह चल रहा था और इसको रिपील कर दिया गया। रिपील करके अब क्या ला दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लेकिन आप देखोगे बहुत सिमिलर है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, खासकर बीएसए को। बीएसए और एविडेंस एक्ट में बस सेक्शन चेंज हुआ है, बाकी चीजें वही हैं, कुछ प्रोविजन को छोड़ के लगभग वही चीजें हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है, अब बीएसए कैसे पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही चीज है, बस सेक्शन चेंज हुआ है, सेक्शन आपको देखना होगा। तो अब जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया, और इसका जो एक्ट नंबर है वह है 47। ये भी ध्यान रखना, पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक्ट नंबर क्या है? तो एक्ट नंबर इसका क्या है? 47 है। और यह कब इनेक्ट हुआ था? इनेक्टमेंट डेट क्या है? इनेक्ट मतलब विधि कब बनी थी? तो विधि बनी थी यह 25 दिसंबर 2023 को, और यह लागू हुई थी, इन्फोर्स कब हुआ था? इन्फोर्समेंट डेट कब है इसका? तो 1 जुलाई 2024 को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखने होंगे, क्योंकि पीटी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बीएसए है उसका एक्ट नंबर क्या है? तो 47 इसका एक्ट नंबर है। लागू यह बना कब था? यह अधिनियम कब बना? तो 25 दिसंबर 2023 को, और आप जानते हो कि उसके बाद यह लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। और यह जो तीनों क्रिमिनल लॉ चेंज हुए थे वह 1 जुलाई 2024 से ही लागू हैं, चाहे वो बीएनएस हो चाहे बीएनएसएस हो। तो ये दो डेट आपको याद रखने होंगे। और अब ये जो अधिनियम आया तो इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन हुए। क्या हो गए? तो इसमें जो उसमें 3 भाग थे अब इसमें 4 भाग हो गए, 4 पार्ट हो गए इसके। और जो अध्याय है वह 12 अध्याय हो गए, और जो धारा है वह 170 हो गया। 170 धारा, पहले 167 धारा थी, 3 धारा बढ़ा दी गई और यह हो गया क्या? 170 धारा। और इसके साथ ही साथ इसमें एक शेड्यूल रखा गया, अनुसूची। और अनुसूची एक अनुसूची है और इसमें 2 प्रारूप दिए गए हैं। आखिरी में आप देखोगे बेयर एक्ट के तो इसमें 2 प्रारूप दिए गए हैं। कौन से प्रारूप? कि एक विशेषज्ञ जब आता है, आप देखोगे कि जब किसी विषय पर धारा 39 में बताया गया है कि जब विज्ञान पर, कला पर, हस्तलेख पर, विदेशी विधि के बारे में कोर्ट विशेषज्ञों को बुलाता है तो विशेषज्ञ एक प्रारूप भरना होता है विशेषज्ञ को। तो वह फॉर्मेट दिया गया है इस अनुसूची में। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फॉर्मेट है वो किससे संबंधित है? तो यहां एक विशेषज्ञ से संबंधित विशेषज्ञ को भरना है इस फॉर्मेट को, और एक को साक्षी को भरना है। फॉर्मेट दिया है अनुसूची में, साक्षी को भरना है। ये इस संबंध में कि अगर कोई साक्षी क्या करता है, प्रारंभिक एविडेंस के जगह पे, ओरिजिनल एविडेंस के जगह पे द्वितीयक पेश करना चाहता है तो उसको एक फॉर्म भरना होगा और भर के कोर्ट से परमिशन लेना होगा। जैसे मान लो कि कोर्ट में विवाद हो गया किसी मैटर को लेकर, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हो गया। अब आप जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट कहेगा कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखित है तो आप हमें लिखित पेश करिए, दिखाइए। और इस साक्षी के पास, इस पक्षकार के पास वह लिखित जो मूल दस्तावेज है वो नहीं है, तो फिर वो कहेगा कि हमारे पास इसकी फोटोकॉपी है। इसके लिए एक प्रारूप भरना होगा। तो ये अनुसूची में यह बताया कि एक साक्षी को भरना होगा और एक विशेषज्ञ को भरना होगा, अगर कोई विशेषज्ञ एज ए साक्षी कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए आ रहा है। तो ये अब थोड़ा सा हमें बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट जो हम लोगों थे उसकी विशेषता को देखेंगे क्या है, तब हम इसके सेक्शन और इसके जो आप साक्ष्य क्या होता है, तथ्य क्या है, विवादक तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, इन चीजों को देखेंगे। और जब इसको आप समझ जाओगे तो फिर एविडेंस आसान होगा, है ना। तो अब जो बीएसए है वह किस तरह की विधि है? तो ये कहा कि यह एग्जेक्टिव लॉ है। एग्जेक्टिव लॉ है। दूसरी चीज, यह प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, यानी यह भविष्य लक्षी है। भविष्य लक्षी इसको बोलते हैं, भविष्य लक्षी, अभी देखा जाएगा। दूसरी चीज, यह एक क्या है, लैक्स फोरी विधि है। लैक्स फोरी विधि है। तो यानी बीएसए क्या है, एक एग्जेक्टिव लॉ है और प्रोस्पेक्टिव लॉ है और यह लैक्स फोरी विधि है। अब इसका मतलब क्या होता है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे
कि लेक्स फोरी विधि क्या होती है, एग्जेक्टिव लॉ क्या होता है। तो एग्जेक्टिव लॉ होता है जो प्रोसीजरल लॉ है, जो प्रोसीजरल लॉ है वह क्या है, एग्जेक्टिव लॉ है, जो प्रोसीजरल लॉ है ना। तो ये आपका क्या है, बीएसए भी एक प्रोसीजरल लॉ है, एक प्रक्रिया बताता है कि हम गवाह को कैसे पेश करेंगे, साक्षी को कैसे लाएंगे, दस्तावेज कैसे पेश होगा, किस किस तथ्य को कोर्ट सुनेगा, ये सारी चीजें बताता है, एक प्रक्रिया विधि है। तो यह एग्जेक्टिव लॉ। दूसरी चीज कि यह प्रोस्पेक्टिव यानी भविष्य लक्षी है, और आप अभी तक आप ये पढ़ते आए हो कि जो प्रक्रिया विधियां होती हैं वह भूत लक्षी होती हैं, प्रक्रिया जो विधि है वह भूत लक्षी होती है। लेकिन हमारा जो यह बीएसए है, इसका जब धारा 170 पढ़ोगे, धारा 170, तो 170 में यह लिखा है कि बीएसए कब से लागू होगा। भविष्य लक्षी और भूत लक्षी का मतलब समझ रहे हो मुजामिन, भूत लक्षी और भविष्य लक्षी समझ रहे हो? जी सर। हाँ, यानी भूत लक्षी का मतलब कि यह पीछे से लागू होगा। पीछे से मतलब जैसे मान लो कि 1 जुलाई को यह लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 को, तो 1 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई अपराध हुआ है, उस पर भी अगर कोई अधिनियम लागू हो रहा है तो उसको कहते हैं भूत लक्षी। जैसे मान लो कि क्राइम हुआ 2024-23 में और लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को, और यह कहा गया कि जब यह क्राइम हुआ था उस पर इस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, तो इसका मतलब क्या कि यह भूत लक्षी प्रभाव से लागू है। अगर और जिस दिन लागू हो रहा है 1 जुलाई से, अब यहां कोई ऑफेंस हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो 1 जुलाई से अगर कोई अपराध हो रहा है तो उस पर अब कौन सा एक्ट लागू होगा, बीएसए लागू होगा। और 1 जुलाई से पहले अगर कोई अपराध हुआ था और उसकी प्रक्रिया चल रही है, उस पर बीएसए प्रभाव नहीं डालेगा, उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। यह ध्यान रखना, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी 1 जुलाई से पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत गवर्न होगा। जैसे मान लो कि अपराध हुआ 2022-23 में, ऐसा थोड़ा नहीं कि मुकदमा उसका खत्म हो गया, मुकदमा तो चल ही रहा है, कोर्ट में मामला तो चल ही रहा है। तो जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उस पर कौन सा एक्ट लागू होगा, भले ही बीएसए लागू है, लेकिन उसका जो सारा नियम होगा वह इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत गवर्न होगा। और 1 जुलाई के बाद अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रहा है, तो उस पर जो लागू होंगे वह क्या लागू होगा, बीएसए लागू होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं भूत लक्षी और भविष्य लक्षी। तो हमारा जो बीएसए है वह भविष्य लक्षी है, यानी जब आगे ऑफेंस होंगे उसी पे लागू होंगे, पीछे के ऑफेंसों पर लागू नहीं होगा। पीछे के ऑफेंसों पर इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू होता रहेगा, है ना। तो ये कहा धारा 170 में, इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 170 के तहत। अब आ रहा है कि लेक्स फोरी विधि क्या होती है। लेक्स फोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेक्स फोरी विधि क्या होती है। लेक्स फोरी विधि होती है लॉ द प्लेस ऑफ फोरम, यानी लेक्स फोरी विधि होती है लॉ द प्लेस ऑफ ट्रायल। ट्रायल यानी लेक्स फोरी विधि का मतलब एक ऐसी विधि जहां ट्रायल हो रहा है, मामले की सुनवाई हो रही है, वहां का एविडेंस एक्ट लागू होगा। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। और एक आता है ये लेक्स लोसी, लेक्स लोकाई या लेक्स लोसी इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड। यह जो लेक्स फोरी विधि है वह सामान्यतः प्रोसीजरल लॉ पे लागू होती है, और लेक्स लोकाई जो लॉ है वह सब्सटेंटिव लॉ पे लागू होती है। प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ समझ में आ रहा है? बताओ मुजामिन, सब्सटेंटिव लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सर हिंदी में करिए, हिंदी में। हिंदी मतलब लेक्स फोरी हिंदी। इसको कहते हैं देशज विधि। लेक्स फोरी विधि को कहते हैं देशज विधि। देशज विधि। पहले तो आप ये समझो
कि सब्सटेंटिव लॉ मतलब मौलिक विधि, मूल विधि और प्रक्रिया विधि, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है पहले ये बताओ, तब समझ में आएगा। प्रक्रिया विधि और मूल विधि किसे कहोगे बताओ। मौलिक विधि वह विधि होती है जिसमें दंड दिया जाता है। हाँ, और जो क्रियात्मक विधि वो होती है जिसमें प्रक्रिया उसको करने का तरीका बताया जाता है। हाँ देखो, यानी प्रक्रिया विधि और सब्सटेंटिव लॉ दो तरीके की लॉ होती है। लॉ जो है, आप जो भी लॉ पढ़े हो उसमें दो तरह की लॉ पढ़े होगे, एक पढ़े होगे तुम मौलिक विधि और एक पढ़े होगे तुम प्रक्रिया विधि। प्रक्रियात्मक विधि सीआरपीसी, हाँ बीएनएस। हाँ, बीएनएस नहीं, बीएनएसएस। अब देखो, बीएनएसएस हो गया, हाँ, बीएनएसएस। मौलिक विधि, मौलिक विधि किसे कहोगे? मौलिक विधि वह विधि है जो आपको क्या बना, आपको अधिकार देती है, अधिकार, और आपके ऊपर दायित्व अधिरोपित करती है, उसको कहते हैं मौलिक विधि। जैसे जैसे मान लो कि अगर आपकी एज 18 साल की है तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको अधिकार है कि अगर आपकी एज 18 साल है तो आप जमीन खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ये जो अधिकार दे रहा है आपको, उस लॉ को क्या कहोगे? मौलिक विधि। मौलिक विधि। जैसे मान लो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी चोरी हो जाए तो वह जो विधि है जो बताएगी कि यह चोरी है और ये चोरी के ये एलिमेंट हैं और उसके लिए यह दंड है, तो यह बताएगी मौलिक विधि। तो मौलिक विधि दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम सिविल लॉ और एक को कहते हैं हम क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, जो सिविल लॉ मतलब जैसे जो आपको अधिकार दे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, टीपीए, फैमिली लॉ। जैसे मान लो कि अगर एज आपकी, अगर आप हिंदू हो या कोई भी, तो हिंदू पर्सनल लॉ कह रहा है कि अगर लड़का और लड़की की आयु, मान लो ए और बी हैं, ए लड़का है और बी लड़की है, और ए का एज 21 साल हो गई और बी का एज 18 साल हो गई, तो इनको राइट हो जाता है कि ये लोग शादी करने का इनका अधिकार है। अब ये अधिकार कौन दे रहा है इनको? कौन अधिकार दे रहा है इनको? मौलिक विधि। मौलिक विधि, वेरी गुड। अब मौलिक विधि में भी इनको सिविल लॉ, फैमिली लॉ इनको, हाँ फैमिली लॉ इनको राइट दे रहा है कि आप, ये राइट दे रहा है। अच्छा ठीक है, इन्होंने शादी कर लिया और शादी करने के बाद क्या होता है, आपके ऊपर कुछ दायित्व हैं, कुछ अधिकार हैं। अगर आप अपने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो इसका अधिकार है मेंटेनेंस पाने का और आपका दायित्व है इनको मेंटेनेंस देने का। लेकिन आप अगर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो पत्नी करेगी क्या? पति से लड़ेगी, पति को मारेगी, क्या करेगी? मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का मुकदमा डालेगी। हाँ वो करेगी। अब प्रक्रिया विधि का सहारा लेगी, प्रक्रिया विधि का सहारा लेगी। तो प्रक्रिया विधि क्या है? प्रक्रिया विधि अगर आपसे पूछा जाए तो कहोगे प्रक्रिया विधि एक साधन है जिससे हम अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करते हैं, हम अपने सब्सटेंटिव लॉ को प्राप्त करते हैं। आप क्या कहोगे? प्रक्रिया विधि वह साधन है, वह तरीका है। प्रक्रिया विधि तरीका बताता है कि आप क्या करोगे, किस फोरम में जाओगे, एफआईआर दर्ज करोगे कि क्या करोगे, इस सारी प्रक्रिया यह बताता है प्रक्रिया विधि। और मौलिक विधि, अब देखो प्रक्रिया अगर हमारे सिविल लॉ का वायलेशन हुआ तो उसकी प्रक्रिया हमें सीपीसी के तहत आएगी। अगर हमें क्रिमिनल लॉ का वायलेशन हुआ तो उसकी प्रक्रिया हमें बीएनएसएस बताएगा जो सीआरपीसी था। और उसके बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं बीएसए, यह बीएसए बताएगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसकी प्रक्रिया होगी। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट, परसीमा अधिनियम, यह भी बताएगा कि आप कोई मुकदमा कितने दिन के अंदर दाखिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका प्रॉपर्टी चोरी हो गई और आप 10 साल तक बैठे हैं, या महिला को आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, महिला चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कर रही, तो आप विधि जागरूक की मदद करती है, आलसी की नहीं करती। ऐसा थोड़ा ना कि कोर्ट आपके घर आ जाएगा। आपका बाइक चोरी हो जाएगी तो ऐसा थोड़ा ना कि अगर आपको पुलिस को पता नहीं है, कोर्ट को पता नहीं है, तो कैसे आपको दिलाएगी? आप जाओगे। उस तरीके से यह बताता है लिमिटेशन एक्ट कि आप कितने दिन के अंदर आप मुकदमा दाखिल करोगे, कितने दिन के अंदर आप बाद लाओगे। तो ये सारी यह है। अब कह रहा है इसी को, अब देखो, अब बात समझ में आई।
तो लेक्स फोरी विधि क्या होती है? तो लेक्स फोरी विधि होती है लॉ ऑफ प्लेस ऑफ ट्रायल, यानी प्लेस ऑफ ट्रायल, जहां ट्रायल चल रहा है वहां की लॉ लागू होगी। सपोज करो कि बताना हमारी एविडेंस क्या है, लेक्स फोरी विधि है। जैसे मान लो कि ए और बी दोनों भारतीय हैं, दोनों भारतीय हैं, ठीक है, और ये दोनों गए अमेरिका, अमेरिका रह रहे हैं, और फिर इन दोनों में झगड़ा हो गया अमेरिका में। ए ने बी की हत्या कर दी, अमेरिका में हत्या कर दी, स्वाभाविक है, हो सकता है। अब प्रश्न है कि इनकी जो अब इनके ऊपर जो प्रक्रिया चलेगी, क्या भारत के लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी कि अमेरिका के लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी? भारत के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, इनकी इनकी प्रक्रिया चलेगी अमेरिका के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अपराध अमेरिका में हुआ, ध्यान से समझो, अमेरिका में हुआ है, तो अब अमेरिका में किस प्रकार एफआईआर दर्ज होगा, किस प्रकार पुलिस गिरफ्तार करेगी, किस प्रकार इनका ट्रायल होगा, यह सारा जो नियम होगा वह अमेरिकी लॉ के अकॉर्डिंग होगा, अमेरिकी भी। हाँ, बीएनएस में बताते हैं कि सर जहां अगर भारत का नागरिक है, हाँ, और अमेरिका में हत्या करता है, लेकिन उसका ट्रायल चलेगा बीएनएस के अकॉर्डिंग। नहीं, समझो इधर, यानी बीएनएस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ट्रायल चलेगा अमेरिका के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जैसे मान लो किस आधार पे तुम, जैसे मान लो कि भारत में कोई व्यक्ति है और अगर वह शादीशुदा है, ध्यान से समझना, शादीशुदा है और एक ही शादी हो गई है, और यह जो है अमेरिका में जाता है और अमेरिका में किसी लड़की के साथ इसका अफेयर होता है, और वहां यह उस लड़की के साथ उस जो है गर्ल के साथ इनका कंजुमेशन होता है। क्या भारत में, सपोज करो, क्या भारत में यह अपराध है? अगर यह भारत में रहता तो क्या इसके ऊपर अपराध होता? बात को हमारी समझो, यानी मान लो कि शादी ऑलरेडी इसकी बी से हुई और यह जो है किसी जी नामक गर्ल से इनका कंजुमेशन हो रहा है, क्या यह अपराध होता? भारत में यह अपराध है? बताओ। भारत में अपराध नहीं है। क्यों? अगर शादी करते तब भारत में नहीं, सुनो, अगर तुम आईपीसी देखोगे तो आईपीसी की धारा 497 ये होता है जारता, एडल्ट्री इसको बोलते हैं। अगर अपने पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से आप कंजुमेशन कर रहे हो तो इसको कहते हैं जारता, एडल्ट्री। तो भारत में अभी छोड़ दो, भारत में एडल्ट्री क्या है, इससे पहले अपराध था। अब देखो अमेरिका में आदमी गया और अमेरिका में जाकर यह जी के साथ कंजुमेशन कर रहा, ऑलरेडी इसकी शादी बी में भारत में हो गई है। अब लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई अपराध नहीं है, अमेरिका में यह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगर यह इसके कंसेंट से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, कंजुमेशन हो रहा है, तो यह अमेरिका में अपराध नहीं है। लेकिन भारत में तो अपराध है जी, अमेरिका में अपराध नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि भले अमेरिका में ये गए हैं और इनका अपराध नहीं है वहां, लेकिन भारत की दृष्टि के तहत तो अपराध है। तो यह जो पत्नी है इनके ऊपर, भारत में ही इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएगी और इनको पुलिस वहां से मंगा के इनको गिरफ्तार करेगी, पकड़ेगी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये एक चीज ध्यान समझो। लेकिन यह जो विधि है, यह लेक्स लोकी इसको बोलते हैं, लेक्स लोकाई, सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है, सब्सटेंटिव लॉ है कि कौन सी विधि इसके ऊपर अपराध है। जबकि वहां अपराध नहीं है, लेकिन यह अमेरिका में गए तो यहां सब्सटेंटिव लॉ यानी आईपीसी लेकर गए अपने साथ। तो आईपीसी क्या है? आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। हमने ये देखा, दो चीजें बताई आपको, इसको इस बेसिक चीजों को समझना होगा। क्या? एक होता है लेक्स लोकाई, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड, यानी जहां आप रह रहे हो वह लैंड, वह लॉ आपके साथ साथ जाएगी। जैसे सपोज करो कि
दो लोग हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहे हैं भारत में, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की है और शादी करने के बाद ये अमेरिका चले गए और अमेरिका में पति पत्नी के बीच तलाक के लिए मुकदमा दाखिल हो गया अमेरिका में। वहां ये लोग ऐसी कुछ हुआ तो पत्नी उनसे डाइवोर्स के लिए मांग कर रही है। अब प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका में यह देखा जाएगा कि यह उन पर हिंदू मैरिज एक्ट अमेरिका में लागू होगा इस आधार पर कि क्या इन लोगों के बीच जो बात हुई है वो भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत आता है कि नहीं, यह देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? बताओ, देखा जाएगा ऑनलाइन? हमारी क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुजामिन, क्वेश्चन समझ में? क्या क्वेश्चन? यानी कोर्ट यह पहले देखेगी, ध्यान से समझो, कोर्ट यह देखेगी कि क्या इन लोगों के बीच जो ग्राउंड है डाइवोर्स का, वह ग्राउंड क्या भारतीय विधि के तहत ग्राउंड आधार है, क्योंकि ये भारत में इनकी शादी हुई है, भारतीय है ये, तो अपना हिंदू मैरिज एक्ट ये साथ साथ लेकर जाएंगे, इनके ऊपर वह सारी साथ साथ लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि यह सब्सटेंटिव लॉ है और इसको कहते हैं लेक्स लोकाई यानी लेक्स लोसी। लेकिन वहां की प्रक्रिया कोर्ट जो है कैसे इनका विचारण करेगी, सब्सटेंटिव लॉ तो देखेगी कि यह क्रूरता के अंतर्गत भारत के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, लेकिन वहां प्रक्रिया क्या चलाएगी, कब कैसे इनकी ट्रायल शुरू होगा, यह ट्रायल सिर्फ अमेरिका के कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, अमेरिका के न्यायालय के अकॉर्डिंग होगा, ट्रायल अमेरिका के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो विधि जिसका वायलेशन हुआ है वह भारतीय को देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी? जी सर। क्या समझे बताओ? जो इंडिया का वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डाइवोर्स होगा। ठीक है, डाइवोर्स का ग्राउंड देखेगा अमेरिका का कोर्ट, लेकिन वो प्रक्रिया कैसे चलाएगा, ट्रायल क्या होगी? क्या भारत में जैसे भारत में जो ट्रायल की प्रक्रिया है सीपीसी वो लागू होगी कि अमेरिका का जो प्रक्रिया विधि है वो लागू होगी? सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग चलेगा तो भारत का ही चलेगा। नहीं 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 समझ रहे। प्रक्रिया विधि सब्सटेंटिव लॉ तो देखा जाएगा भारत के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रक्रिया चलेगी, जो ट्रायल चलेगा, वह ट्रायल होगा उसके अकॉर्डिंग, अमेरिका के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो कि अगर तुम जो है अमेरिका में गए कमाने के लिए या किसी लिए कोई जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहां जा रहे हो तो तुम्हारा आईपीसी भी तुम्हारे साथ जाएगा, आईपीसी सीआरपीसी नहीं, आईपीसी तुम्हारे साथ जाएगी, जैसे हमने अभी यहां बताया था जाड़ता। लेकिन जो प्रक्रिया होगी, अब हर मामले में ऐसा थोड़ा ना है कि अगर मान लो कि तुम जाके वहां अमेरिकी नागरिक को कोई मारते हो या कुछ करते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां एफआईआर मौखिक हो, वह कोई जरूरी नहीं है कि वह एफआईआर लिखित हो। बात समझ में आ रही है? वो एफआईआर की जो प्रक्रिया होगी वह बताएगी कि अगर कोई क्राइम होता है अमेरिका में तो कैसे हम उसको इंफॉर्मेशन करेंगे, कैसे गिरफ्तार करेंगे, कैसे उसका ट्रायल करेंगे, ये सब अमेरिका डिसाइड करेगा, अमेरिकी की लॉ डिसाइड करेगी। लेकिन यह कार्य अपराध है कि नहीं है, भारत की विधि के तहत अपराध है कि नहीं है, यह भारतीय विधि के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है? जी हाँ, तो इसको कहते हैं, इसी को। अब देखो, यानी अगर कोई पूछे लेक्स फोरी विधि क्या होती है तो क्या कहोगे? लेक्स फोरी विधि का मतलब देशज विधि, जहां ट्रायल चल रहा है वहां की विधि लागू होगी। जैसे सपोज करो कि अब दोनों लोग गए अमेरिका में और अमेरिका में हत्या हो गई, जैसे पति पत्नी भारत के गए अमेरिका में और अमेरिका में पति पत्नी की हत्या कर दिया, तो क्या उसकी प्रक्रिया सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी? बताओ, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी कि वहां की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलेगी? कैसी चलेगी? वहां की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, वहां की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलेगी। वहां कैसी गिरफ्तारी होगी, पुलिस कैसे आएगी, कैसे उनको पकड़ के ले जाएगी, कैसे उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, सब उनकी उसी के अकॉर्डिंग होगी, भारत के अकॉर्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया विधि होती है वह लेक्स फोरी विधि होती है, लेकिन सब्सटेंटिव लॉ जो आपका ये मौलिक विधि है वह होता है लेक्स लोकाई विधि। और ये क्या होगी? यह लैंड जहां का नागरिक है वहां की विधि उसको लेकर जाएगा साथ साथ।
जैसे हमने बताया कि वहां तो जारता अपराध नहीं है, लेकिन जारता भारत में अपराध था, अब नहीं है। जारता अपराध था, तो उस दशा में क्या है, वह जारता के लिए भले ही वहां वह अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी वह क्या है, लाइबल है, इसको वह देखेगा, उसके तहत उनके अपराध होगा। लेकिन ट्रायल चलेगी अमेरिका के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आपको ध्यान से रखना है कि जो बीएसए है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या कोई भी जो प्रोसीजरल लॉ है, वह लेक्स फोरी विधि होती है, लेक्स लोकाई विधि सब्सटेंटिव लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ जो हम आपको बताए, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, टॉर्ट, आईपीसी, या वह व्यक्ति के साथ साथ जाएगी। लेकिन सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस व्यक्ति के साथ साथ नहीं जाएगी, वह वहां के देश के अकॉर्डिंग उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो ये है हमारी बीएसए। अब बीएसए को अगर समझना है तो हमें, चूंकि यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नाम से ही लग रहा है 2023, तो इसमें आता है कि साक्ष्य क्या है, एविडेंस किसे कहते हैं, एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस। तो इसके लिए आपको दो तीन चीजों को जानना होगा। यानी पहले यह धारा 3 में दिया गया था, अब धारा 2 में दे दिया गया है बीएसए के। तो आपको 2F देखना होगा, तथ्य, तथ्य क्या है। उसके बाद आपको देखना होगा 2B, निश्चायक सबूत, बताएंगे हम आपको अभी। दूसरी चीज 2G देखना होगा, विवादक तथ्य, विवादक तथ्य। और 2E साक्ष्य, साक्ष्य क्या है। और 2K सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य। अगर इन खासकर आज के जो लेक्चर है, तथ्य समझ लिए, विवादक तथ्य समझ लिए, साक्ष्य समझ लिए और सुसंगत तथ्य समझ लिए, तो आधा एविडेंस आप समझ सकते हो। आधा एविडेंस का काम आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो एविडेंस है वह इसी के इर्द गिर्द घूमता है। किस पर, तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, और ये साक्ष्य क्या है, इसके पूरा एविडेंस इसी पे घूमेगा। तो अब एक एक करके हम समझेंगे कि इसमें होता क्या है, साक्ष्य किसे कहेंगे, साक्ष्य मतलब क्या होता है। तो पहले आपको समझना होगा तथ्य, तथ्य क्या है। तो तथ्य को, और तथ्य को यानी फैक्ट, फैक्ट को परिभाषित किया 2F में, 2F में फैक्ट को परिभाषित किया। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट मतलब होता है कि वे सारी वस्तुएं, ध्यान से समझना, वे सारी चीज हमारे एविडेंस के लिए, वह सारी वस्तुएं जिन्हें हम अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, वह तथ्य है। यानी तथ्य का मतलब कि दो तरीके से, एक बताया भौतिक तथ्य और एक हुआ मानसिक तथ्य, मानसिक तथ्य, मेंटल तथ्य। एक होगा फिजिकल तथ्य, एक होता है मेंटल तथ्य। तो फिजिकल तथ्य का क्या मतलब कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्री यानी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, ध्यान से समझना, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, जीवा। तो ये 5 इंद्रियां हैं। इस 5 इंद्रियों से क्या होता है, हम किसी तथ्य की जानकारी लेते हैं। तो कहा कि तथ्य का मतलब वे सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो वे सारी वस्तुएं जो हमें अपने कान से हम सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, नाक जो दुर्गंध है, सुगंध है, ये सब महसूस कर सकते हैं, वो तथ्य है। त्वचा गर्म है, ठंडा है, यह महसूस कर सकते हैं। जीभ है, खट्टा है, तीता है, कड़वा है, ये सब जो तथ्य है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे तथ्य, फैक्ट कहेंगे। क्यों भाई इसको हम कह रहे हैं कि आंख से मतलब, मान लो हत्या हुई, तो अगर हत्या हुई, कोई व्यक्ति सीधे देख रहा है हत्या होते हुए वह, या बगल कमरे में गोली चली, कोई सुन रहा है कि गोली चली है, तथ्य है, कान से सुनाई दिया,
आवाज सुनाई दिया, मारपीट हो रही थी, कोई कह रहा था बचाओ बचाओ, तथ्य है। कान से अगर मान लो किसी कमरे में दुर्गंध है, बॉडी सड़ रही है, स्मेल आ रहा है, अगल बगल के लोग परेशान हैं, क्या है? तथ्य है। नाक से हमें सुनाई दे रहा है, उसको महसूस कर रहे हैं कि दुर्गंध है, खुशबू है, अच्छी है, बुरी है, इस तरह का। त्वचा से हम देख रहे हैं गर्म है, ठंडा है, इसका महसूस कर रहे हैं। और जिह्वा से कि यह कड़वा है, कि खट्टा है, मीठा है, कोई जहर दिया गया या कोई चाय में पिलाया गया, ये सारी चीजें क्या हैं? तथ्य हैं। यानी तथ्य का मतलब हमारे एविडेंस में तो यही सारी चीजें होती है ना, कि कोई साक्षी कैसे महसूस किया इस घटना को। जैसे मान लो कि ए जो है बी की हत्या कर रहा है, और हत्या कर रहा है, और एक सी नामक व्यक्ति है, और इनमें से किसी भी माध्यम से सी यह महसूस कर रहा है कि यहां हत्या हो रही है, ए नामक व्यक्ति हत्या कर रहा है, या आवाज सुनाई दे रही है, या जो भी है, तो यह व्यक्ति क्या होगा? यह व्यक्ति क्या होगा? यह व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए आएगा कोर्ट में। इसको कहते हैं साक्षी, इसको बोलते हैं साक्षी। और यह साक्ष्य देने के लिए आएगा। साक्ष्य अभी हम बताएंगे कि आपको साक्ष्य होता क्या है। तो पहले आपको तथ्य समझना है। तथ्य क्या? कि जो ये सारी तथ्य जो हमें भौतिक रूप से महसूस हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, आवाज सुनाई होगा, तेज आवाज है, कैसी आवाज है, रोने की आवाज है, चिल्लाने की आवाज है, हंसने की आवाज है, ये सारी चीजें हमें महसूस होंगी अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, अलग अलग तरीके से जो हम महसूस करते हैं। तो वो जो भी चीज हम महसूस करते हैं वो क्या है? क्या है? जो भी चीज हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? भौतिक तथ्य। वो तथ्य है, वह तथ्य है, भौतिक तथ्य, उसको बोलते हैं हम भौतिक तथ्य है। अब एक आ रहा है मानसिक तथ्य। मानसिक तथ्य का भी हमारे एविडेंस एक्ट में बहुत महत्व है। जैसे आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा। तो ये आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा कैसे महसूस होगा? जैसे मेरे मन में क्या आशय चल रहा है इस समय, तुम जान सकते हो? मेरे मन में क्या चल रहा है ये जान सकते हो मुजामिन? जी सर। कैसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। अरे तो जी, अगर कोई व्यक्ति मन में क्या चल रहा है अगर वो जान ले तो ये तो भगवान हो जाएगा। कि हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। तो लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कितने साउंड में पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, ये तो देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? जी जी। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कौन सा तथ्य है? ज्ञान। ये जो तथ्य है आप महसूस कर रहे हो अपने आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जीभ से, ये कौन सा तथ्य है? ये भौतिक तथ्य है। भौतिक तथ्य है। आप ये देख रहे हो कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर कैसे बोल रहे हैं, ये तो आप देख रहे हो ना, महसूस कर रहे हो अपने इंद्रियों के द्वारा। लेकिन सर के मन में क्या आशय है ये कैसे जान सकते हो? जान सकते हो? नहीं सर। नहीं जान सकते। इसको जाना जाता है कार्य के द्वारा, कार्य से। यानी जो जिस व्यक्ति के मन में आशय है उस आशय से जब वह कोई कार्य करता है तो फिर उस कार्य से उसके आशय को जाना जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है, हत्या किया या मानव वध किया, ये कैसे डिसाइड होगा? उसके आशय से। कोई व्यक्ति, समझो अगर कोई व्यक्ति है जो लाठी से प्रहार सर पे कर रहा है और एक व्यक्ति, वही व्यक्ति है जो लाठी से प्रहार पैर पे कर रहा है, तो क्या आशय होगा? मानव वध। ध्यान से समझो, आशय काम वही है लेकिन आशय डिसाइड होगा कार्य से। अगर वह कार्य, अगर उसकी लाठी सर पे आ रही है तो यह माना जाएगा कि वह हत्या का दोषी होगा, उसका आशय मारने का है। और अगर वो पैर पे मार रहा है, हाथ पे मार रहा है, तो उसका डिसाइड होगा कि उसका आशय हत्या का नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये कार्य से डिसाइड होता है। यह व्यक्ति देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। जैसे मैं, मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है, पिस्तौल लिए है, तुमसे बात कर रहा है, उसके मन में कुछ चल रहा है कि अभी हम गोली मारेंगे, तो आप जान जाते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है? नहीं, जब तक कि वह कार्य ना हो, जब तक कि वह उसके उस आशय के अकॉर्डिंग, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग
कोई एक्ट नहीं कर रहा है तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन इस तथ्य का हम अनुमान कर सकते हैं, इस तथ्य को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि आंख से हमने देखा है, कान से सुना है, नाक से महसूस किया है, उसी तरीके से त्वचा और जीभ से हमने महसूस किया है। तो ये जो तथ्य हैं और पूरा जो अधिनियम है एविडेंस इन्हीं की बात करता है कि आपका तथ्य, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य, इन्हीं को तो हमें साबित करना होता है। कोई व्यक्ति हत्या करते देख रहा है, इसी को तो साबित करना है। उसका आशय था हत्या करने का, इसी को तो साबित करना है। तो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एविडेंस एक्ट में। तो तथ्य मतलब भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य, दो तरीके का तथ्य हमने देखा। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे मान लो, सपोज करो मुजामिन बताना, जैसे मान लो कि सड़क है, इस सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं, कई गाड़ियां आ रही हैं। ये आना जाना क्या है? ये जो गाड़ी आ रही है वो क्या है? यातायात। हाँ, आना जाना ये भौतिक तथ्य है। ये तथ्य तुम देख रहे हो, गाड़ी को देख रहे हो, ये भौतिक तथ्य है। ठीक है, वेरी गुड, भौतिक तथ्य, अब समझ रहे हो तुम, भौतिक तथ्य है, भौतिक तथ्य है। गाड़ियां आ जा रही हैं, भौतिक तथ्य है। तेज आवाज आ रही है, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, भौतिक तथ्य है। लेकिन सपोज करो कि एक इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी ने एक को ठोकर मार दिया, इन्हीं गाड़ियों में से एक को ठोकर मार दिया। अब हमारा विषय यहां से शुरू हो जाता है। ये सारे गाड़ियों से हमें नहीं मतलब है अब इस गाड़ी से, क्योंकि इस गाड़ी ने एक को ठोकर मारा है। बात हमारी समझ में आ रही है ना जी। तो हमें ये सारे आने जाने का तथ्य तो है, ये रोज सैकड़ों गाड़ी आ जा रही है। वो एक ही दिन में जब घटना हुई उसके बाद हजारों गाड़ी आ जा रही है। लेकिन हमें हजारों गाड़ियों से नहीं मतलब है सिर्फ उस गाड़ी से जिस गाड़ी ने इसको ठोकर मारी है, जिस गाड़ी ने हमें जो यह विवाद उत्पन्न हुआ, जिस गाड़ी से कोई मैटर उत्पन्न हुआ, उस गाड़ी को। यानी इन सारे तथ्यों में से, ये सारे तथ्य हैं, इन सारे तथ्यों में से हमें सिर्फ दो तथ्यों की बात करनी होगी। कौन से तथ्य? एक विवादक तथ्य और एक सुसंगत तथ्य। यानी यह जो सारे तथ्य हैं इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हम दिखाई दे रहे हैं भाई, रोज कमरे में, ध्यान से समझो, कमरे में रोज पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी सुन रहे हैं, वे तथ्य, और वह तथ्य जिस दिन हत्या हुई थी, चिल्ला रही थी महिला, हंसी रोज हंसी की आवाज सुन रही थे, ठीक है, वो भी तथ्य है। लेकिन एक दिन उस कमरे से रोने की आवाज आई और गोली चलने की आवाज आई और वो महिला कह रही है बचाओ बचाओ। तो तुम्हें कौन सा तथ्य अब तुम्हारे लिए काम का है? हंसने वाला, खाने वाला तथ्य, कि ये चिल्लाने वाला तथ्य, रोने वाला तथ्य? रोने वाला तथ्य। तो अब ये कहा कि इन तथ्यों में से हमें सिर्फ दो तथ्यों की बात करेंगे। कौन से तथ्य? विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। बात हमारी समझ में आ रही है ना? हमें इन सारे तथ्यों से अगर हम बात करने लगे तो एक ही मुकदमा लंबा चलेगा। अगर सारी गाड़ियों की हम बात करने लगे, सारे गाड़ियों के बारे में कोर्ट में गवाही देने लगे, तब तो एक ही मामला 10 साल तक चलेगा, क्योंकि हजारों गाड़ी आ जा रही। इसीलिए कोर्ट लॉ कह रहा है, एविडेंस कह रहा है कि हम हजारों गाड़ियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ इस गाड़ी की, जो गाड़ी एक को ठोकर मारी है, जिस गाड़ी से एक का एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी की हम बात करेंगे, सारे गाड़ियों की बात नहीं करेंगे। तो एविडेंस कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कि हम केवल विवादक तथ्य की बात करेंगे और सुसंगत तथ्य की बात करेंगे। अब प्रश्न है कि विवादक तथ्य क्या होता है और सुसंगत तथ्य क्या होता है। हमने तथ्य को समझ लिया कि वो सारी चीजें जो हमें दिखाई दे रही है, महसूस हो रहा है, सुन रहे हैं, वो सारी चीजें तथ्य हैं। लेकिन विवादक तथ्य, और लॉ कहता है, एविडेंस कहता है कि केवल विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से ही आपको मतलब है, और सारे तथ्यों से मतलब नहीं है। तो आपको यह देखना होगा कि इनमें से कौन सा तथ्य विवादक है और कौन सा तथ्य सुसंगत है। तो इसके संबंध में 2G में परिभाषित दिया गया और इसमें कहा गया 2K में। 2K में कि विवादक तथ्य क्या है, इसको कहते हैं फैक्ट इन इशू और इसको कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट। इसको कहते हैं फैक्ट इन इशू
और इसको कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट, इसको कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट। तो अब हमें यह देखना है कि विवादक तथ्य किसे कहते हैं, सुसंगत तथ्य किसे कहते हैं। समझो, जैसे विवादक तथ्य, अभी इस गाड़ी को ही लेते हैं। जैसे मान लो कि गाड़ी आ रही है, यह गाड़ी आ रही है और यह गाड़ी ए को ठोकर मार दी। अब प्रश्न यह है कि क्या इसी गाड़ी ने इसको मारा, क्योंकि गाड़ी तो हजारों आ जा रही है। प्रश्न यह है, ध्यान से समझना, प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि क्या इस गाड़ी ने, यानी जो यह गाड़ी बी का है, उसी ने ए को ठोकर मारा। तो विवादक तथ्य वह तथ्य होता है जिस पर कोर्ट को सुनवाई करना होता है, जिस पर न्यायालय का निर्णय आना होता है, जो अन्वेषण का विषय है, जो मुख्य प्रश्न है। मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य प्रश्न यह है कि हजारों गाड़ियां आ जा रही हैं, यह मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ए की गाड़ी ने, ध्यान से समझो, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ए की गाड़ी ने, सॉरी बी की गाड़ी ने ए को ठोकर मारी, ए को एक्सीडेंट किया, ए को, यह मुख्य तथ्य है। इसी को तो देखना। ये कह रहा कि नहीं मेरी गाड़ी तो मरी ही नहीं, मेरी गाड़ी से ठोकर ही नहीं लगा, मेरी गाड़ी तो वहां गई ही नहीं। ये तो यही कहेगा ना कि मेरी गाड़ी तो वहां गई ही नहीं थी, मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, मेरी गाड़ी थी ही नहीं वो। तो यह जो तथ्य है, मुख्य तथ्य जिस पर कोर्ट का निर्णय आना है, जो अन्वेषण का विषय है। तो विवादक तथ्य क्या हुआ? विवादक तथ्य यानी जो तथ्य मुख्य तथ्य है, मुख्य विषय है, जिस पर न्यायालय का निर्णय आना है, न्यायालय का निर्णय, जो मामले के लिए अन्वेषण का विषय है, इससे पक्षकार के अधिकार और दायित्व निर्धारित हो जाएंगे। भाई अगर यह निर्धारित हो जाएगा कि वह गाड़ी ए की है, तो इसका अधिकार डिसाइड हो जाएगा। इसको तो ठोकर लग गई, अब इसका अधिकार क्या है? इसका अधिकार यह है कि जिसने इसको ठोकर मारी है, जिसने एक्सीडेंट किया है, उससे क्या किया जाए? कंपनसेशन लिया जाए, उसको जेल भेजवाया जाए, इसका अधिकार है। और इनका दायित्व क्या है कि भाई इनको क्या करें? डैमेज दे, इनको जेल में जाए, इनका दायित्व है। आपने गलत काम किया। तो विवादक तथ्य, ध्यान से समझना, विवादक तथ्य ऐसा तथ्य जो मुख्य विचारणीय प्रश्न है, जिस पर न्यायालय का निर्णय आना है, जिस पर अन्वेषण का विषय है, वह मुख्य तथ्य होगा। जिस पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। कोर्ट को क्या सुनवाई करनी है बताओ? कोर्ट किस लिए बैठा है? किस लिए इसको पकड़ा गया है? किस बात के लिए? किस बात के लिए ए को बी को पकड़ा गया है? एक्सीडेंट के लिए, दुर्घटना की है उसने, दुर्घटना के लिए। क्या? और प्रश्न, क्या बी की ही गाड़ी ने ए को मारा? यह प्रश्न है कोर्ट के सामने। बी तो यह कहेगा, बी थोड़ा कहेगा हाँ मेरी ही गाड़ी मारी है। बी कहेगा कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं मारी है। तो यह जो है कोर्ट के सामने यह प्रश्न है कि क्या बी की ही गाड़ी ने ए को ठोकर मारी है, यह प्रश्न है। इस पर, यानी इस पर ही न्यायालय का निर्णय आना है। यही पूरी जो प्रक्रिया ये चल रही है, पूरा जो लॉ चल रहा है, पूरी जो समस्या हो रही है, वह इसी बात के लिए हो रही है कि क्या ए ने बी को ठोकर मारी। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या? जैसे मान लो ए ने बी की हत्या कर दी। ए ने बी की हत्या कर दी। अब ये हत्या, ध्यान से समझो, ए ने बी की हत्या की। हत्या होते, या हत्या क्या है? तथ्य है कि भाई हत्या हुई है, लेकिन यह क्या है? एक विवादक तथ्य है कि ए के ऊपर यह आरोप है कि क्या, यानी ए ने ही बी को हत्या की। अब इसमें विवादक तथ्य क्या होगा बताओ? विवादक तथ्य क्या होगा? हत्या।
अरे हत्या नहीं, हत्या तो हुई, ने बी की हत्या की। क्या ए ने बी की हत्या की? यह विवादक तथ्य है भाई। हत्या, हत्या ए के ऊपर कह देने से थोड़ा ए ने मान लिया। अगर हम कहें, हमारे ऊपर अभी एलिगेशन लग जाए कि क्या मैंने किसी की हत्या की, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो यही देखे, मैं तो कहूंगा ना, अरे मैं तो एविडेंस की क्लास ले रहा था, मैं कैसे हत्या कर सकता हूं? तो कोर्ट क्या है, कोर्ट यह सुनवाई करेगा ना, तथ्य देखेगा, कोर्ट साक्षियों को बुलाएगा, उसके फैक्ट को देखेगा कि क्या यह ए ही हत्या किया। ए तो बार बार कहेगा कि मैंने हत्या नहीं की है। तो विवादक तथ्य क्या होता है कि क्या ए ने बी की हत्या की, और क्वेश्चन मार्क रहता है। यही यही कोर्ट को पूरा जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूरा जो ट्रायल चल रहा है, मात्र इसी तथ्य को पता लगाने के लिए चल रहा है। बस ये थोड़ा सा, यही थोड़े तथ्य का पता लगाने के लिए चल रहा है कि क्या ए ने ही बी की हत्या की है। यही यानी, तो विवादक तथ्य क्या हुआ? विवादक तथ्य हुआ मुख्य तथ्य, मुख्य तथ्य जिसके संबंध में कार्रवाई चल रही है, जिसके संबंध में न्यायालय को निर्णय देना है, यह मुख्य तथ्य कि क्या ए ने बी की हत्या की। तो यह कौन सा तथ्य हो जाएगा? यह कौन सा तथ्य होगा? विवादक तथ्य। विवादक तथ्य। ठीक है, विवादक तथ्य हमने समझ लिया, जो फैक्ट इन इशू है, जिससे अधिकार और दायित्व निर्धारित हो रहे हैं, जिससे मामले की सुनवाई हो रही है, जो कोर्ट बैठी है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, यह सारे क्या हैं? विवादक तथ्य हैं। ये विवादक तथ्य। अब जो है, ये तो हमने समझ लिया कि विवादक तथ्य है। अब एक आ रहा है सुसंगत तथ्य। क्या है सुसंगत तथ्य? तो ध्यान से समझना है। सुसंगत तथ्य ये होता है, यानी रिलेवेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंट फैक्ट होता है कि वह तथ्य जो विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़ा है। फिर समझो, वे तथ्य जो विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़ा है। यानी वे तथ्य जो विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़ा। विवादक तो यह है कि ए ने बी की हत्या की। अब यह तथ्य कि ए ने बी की हत्या क्यों की, क्यों की हत्या। अब यह मान लो, सपोज करो कि ए ने बी की हत्या की, क्यों? क्योंकि ए जो है, एक चीज ध्यान से समझना, ए क्या है? ए बी का ऋणी है। तो और इसने, बी ने इसको पैसा दिया था, यह ऋणदाता है। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो है बी ने ए को दिया था। ठीक है, और ए ने, बी जो है इससे बार बार मांग रहा था। ए इस वजह से इसकी हत्या की। भाई क्यों ए क्यों हत्या करेगा? हत्या ए क्यों करेगा? इसके पीछे क्या कारण है हत्या करने का? ऐसा थोड़ा ना है कि किसी के ऊपर अचानक वो लग जाएगा। ए ही क्यों हत्या करेगा? ए, बात हमारी समझना, ए ही क्यों बी की हत्या करेगा? तो यह जो क्यों की बात है, वह उसको क्या कहते हैं? सुसंगत तथ्य। अब इस तथ्य को विवादक, यह विवादक तथ्य थोड़ा ना है कि ऋण लेना विवादक नहीं है, विवादक तो हत्या है। लेकिन यह हत्या क्यों ए ने किया है, क्यों सी ने नहीं किया, क्यों डी ने नहीं किया? क्यों? क्योंकि ए इसका ऋणी था, ए इसका ऋणी था, इसीलिए ए ने ही बी की हत्या की होगी। तो अब अगर मान लो, सपोज करो, प्रश्न है कोर्ट में कि ए ने बी की हत्या की, क्या ए ने बी की हत्या की, और हम इस तथ्य को साबित कर दें, सुसंगत तथ्य को साबित कर दें, क्या कि यह ऋणी था, 5 लाख रुपया लिया था, इसलिए अगर यह तथ्य साबित हो जाए तो क्या यह तथ्य नहीं साबित होगा? बताओ जी, बात हमारी समझ में आ रही है? सुसंगत जब क्लियर हो जाएगा तो विवाद भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, जब यह क्लियर हो गया, यानी यह साबित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं विवादक तथ्य भी एक साबित होगा। देखो, सपोज करो कि ए ऋणी था, पहली चीज,
ए ऋणी था। दूसरी चीज, ए को ध्यान से समझना, ए को चाकू खरीदते देखा गया, चाकू खरीदते देखा गया, देखा गया। और ध्यान से समझो, जिस चाकू से बी की हत्या हुई वह चाकू 5 दिन पहले एक दुकान से खरीद रहा था। तो अगर यह तथ्य साबित हो जाए तो क्या यह तथ्य नहीं साबित हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य तो यही है ना, क्या ए ने बी की हत्या की। लेकिन इन तथ्यों के माध्यम से इस ऋण को साबित करके, इस चाकू को खरीदने वाले तथ्य को साबित करके, जिस चाकू से एक बी की हत्या हुई है और वह चाकू ए ही खरीद रहा था, तो उस तथ्य को साबित करके हम विवादक तथ्य को भी साबित कर सकते हैं। तो सुसंगत तथ्य, जैसे सपोज करो, एक बहुत अक्सर जो आजकल ये बहुत हो रहा है सोसाइटी में, क्या कि जैसे सपोज करो ए जो है, ए ने बी की हत्या की, ए ने बी की हत्या की। अब हत्या क्या क्यों की? ध्यान से समझ लो, प्रश्न है कि क्या ए ने ही बी की हत्या की? अच्छा, जो बी की पत्नी है वह कभी ए की गर्लफ्रेंड थी। ए की क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। ये अगर इस तथ्य को साबित हम कर दें कि जो बी की पत्नी है वो पहले ए की गर्लफ्रेंड थी, तो ये वाला तथ्य क्या होगा? सुसंगत। ये तथ्य सुसंगत होगा इस बात को साबित करने के लिए कि यह नहीं चाह रहा था कि इसकी पत्नी, इसकी गर्लफ्रेंड बी की पत्नी बने। तो यह तथ्य अगर हम साबित कर देंगे तो यह तथ्य भी साबित हो जाएगा, विवादक तथ्य। अब यह बात समझो कि सुसंगत तथ्य ही क्या करता है? सुसंगत तथ्य के माध्यम से विवादक तथ्य साबित होता है। हमने कहा ना कि वे तथ्य जो विवादक नहीं है लेकिन विवादक तथ्य से जुड़े हैं। ए ने ही क्यों बी की हत्या की? क्यों ए ने ही बी की हत्या की? बताओ। उसकी पत्नी से उसका संबंध था। हाँ, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड थी पहले और वो नहीं चाहता था इस बात को कि यह इसकी पत्नी रहे। तो ये जो तथ्य है, यह इसकी गर्लफ्रेंड, यह विवादक थोड़ा ना है लेकिन सुसंगत है और यह विवादक तथ्य से जुड़ा है। अगर इस तथ्य को भी हम साबित करेंगे तो यह विवादक तथ्य अपने आप साबित हो जाएगा। तो यह सारी, और इस, अब ध्यान से समझो, यह जो है सुसंगत तथ्य के विषय में धारा 4 से लेकर 50 तक में दिया गया है कि वे कौन कौन से तथ्य हैं जो सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। कौन कौन से तथ्य, ये धारा 4 से लेकर 50 तक में बताया गया है। और इसी पर अगर आप इस धारा 4 से 50 को समझ गए तो आधा एविडेंस आप समझ जाते हो। पूरा एविडेंस इसी पर है, बस 4 से 50 तक में कौन से तथ्य को हम सुसंगत मानेंगे विवादक तथ्य के लिए। जैसे सपोज करो कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और यह चाकू खरीदा। चाकू खरीदना क्या है? सुसंगत है। चाकू खरीदा था, यह देखा गया था, दुकान वाला ने साबित किया कि भाई ये चाकू हमारे वहां से ए ही ने खरीदा था, जो चाकू बरामद हुई थी। तो ये जो है सुसंगत तथ्य है, चाकू खरीदना। दूसरी चीज, यह उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले, यह एक सुसंगत तथ्य है। हत्या करने के जिस दिन हत्या हुई उस दिन ए को देखा गया था बी के घर के पास। ए को देखा गया था बी के घर के पास, देखा गया था, यह भी सुसंगत तथ्य है। दूसरी चीज, ए हत्या होने के बाद फरार हो गया, भाग गया। कोई व्यक्ति क्यों भागता है? कोई व्यक्ति क्यों भागेगा? कहीं ना कहीं वो अपराध से जुड़ा है तभी भागेगा। तो ये जो सारे तथ्य हैं वह क्या है? सुसंगत तथ्य हैं। ये फरार होना, चाकू खरीदना, है ना, पत्नी से उनकी गर्लफ्रेंड होना, ये सब उनका क्या है? सुसंगत तथ्य है। और विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य यह है कि
बी ने ए की पत्नी का वो हत्या क्या? की। पत्नी का थोड़ा ना हत्या हुआ, पति की हत्या हुई। पति की हत्या की। हाँ, कि ए ने पति बी की हत्या की, यह विवादक तथ्य है। क्या ए ने ही पति की हत्या की? यह विवादक तथ्य है। तो ये जो तथ्य हैं, अब ये तो हमने समझ लिया कि तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, विवादक तथ्य क्या है, ये समझ लिया। अब हम इसको समझेंगे कि यह साबित कैसे होंगे। यह जो सारे तथ्य हैं हम इसको कैसे साबित करेंगे, तो इसको हम साबित करेंगे एविडेंस से। इसको साबित कैसे करेंगे? एविडेंस से, एविडेंस। साक्ष्य से, साक्ष्य देंगे। ये जो सारे तथ्य आपने देखा, ये ऐसे थोड़ा ना, ये तो तथ्य है, लेकिन हम कैसे चाकू खरीदना साबित करेंगे, कैसे फरार होना साबित करेंगे, कैसे या इनके बीच गर्लफ्रेंड का संबंध है कैसे साबित करेंगे, कैसे जो है ये साबित करेंगे कि ए ने बी की हत्या की, तो यह साबित करेंगे हम साक्ष्य से, एविडेंस से। इसीलिए कहते हैं इसको एविडेंस, साक्ष्य। अब ये साक्ष्य जो है, एविडेंस शब्द लैटिन भाषा के एविडेयर से मिलकर बना है। एविडेयर, एविडेयर का मतलब होता है किसी तथ्य का पता लगाना। एविडेंस का क्या मतलब होता है? किसी तथ्य का पता लगाना, किसी तथ्य का पता लगाना। कौन से तथ्य? कौन से तथ्य का पता लगाना? बताओ, कौन से तथ्य का पता लगाना? सुसंगत। सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य, दोनों तथ्य का पता लगाना, है ना। यानी पता लगाना या किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करना, यह साक्ष्य का मतलब होता है। किसी तथ्य को, यहां किसी तथ्य का मतलब विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से है। भाई कैसे हम पता करेंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड थी पहले? ये कैसे साबित करेंगे? तो ये सारे तथ्य जिस चीज से हम साबित करेंगे, वह जो तथ्य है उसको हम क्या कहेंगे? साक्ष्य। हम इसको साक्ष्य से साबित करेंगे कि ए ने बी की हत्या की, ए उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसकी पत्नी थी उसकी गर्लफ्रेंड थी, वह चाकू खरीदा था उस दुकान से, हत्या के बाद फरार हो गया। उसके घर के सामने इसको देखा गया था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले घटना स्थल पे देखा गया था, घटना स्थल यानी हत्या करने के निकलते हुए देखा गया था ए को। तो ये सारी तथ्य जो है हम साबित करेंगे, और ये कैसे साबित करेंगे? साक्ष्य से, साक्ष्य के माध्यम से साबित करेंगे। तो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य एक साधन है जिससे हम विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को साबित करते हैं। यानी क्या हुआ, अगर आपको कोई पूछे साक्ष्य क्या है, तो कहोगे साक्ष्य वह साधन है जिससे हम विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को साबित करते हैं। अब ये हम साधन है, कैसे साबित होगा, यानी यह साक्ष्य हम कैसे देंगे? तो ये कहा, ये सब लिख रहे हो कि केवल सुन रहे हो? केवल सुन रहे हो? बताओ। लिख रहा हूं सर। हाँ, तो यानी साक्ष्य हो गया, ये कहा कि मौखिक, मौखिक द्वारा, मौखिक, मौखिक द्वारा, अभी बताएंगे। दूसरी चीज कि वास्तविक तथ्य द्वारा, वास्तविक साक्ष्य। दूसरा दस्तावेजी, दस्तावेजी साक्ष्य। और तीसरा न्यायिक या गैर न्यायिक, गैर न्यायिक। मौखिक, मौखिक रूप से हम इसको साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे? प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा, प्रत्यक्ष द्वारा, परिस्थितिजन्य द्वारा, और एक आता है अनुश्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य। और दस्तावेजी साक्ष्य को हम साबित करेंगे कैसे? प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। अब देखो, यानी
यह सब साबित करने का जो हम विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य है, इसको हम साबित कैसे करते हैं? तो इन्हीं के माध्यम से साबित करते हैं। यही तरीका है साबित करने का। जैसे यानी हम किसी साक्षी को बुलाएंगे, बस हम किसी साक्षी को बुलाएंगे, साक्षी कोर्ट में आएगा। कौन सा साक्षी? जैसे मान लो ए ने बी की जब हत्या कर रहा था तो उस समय सी खड़ा था, सी देखा। तो अब ये सी जो है देखा, तो ये कौन सा साक्षी है? ये आएगा कोर्ट को बताएगा कि मैंने देखा था कि ए बी को गोली मार रहा था या चाकू मार रहा था। तो यह कोर्ट को बोल के बताएगा। अब इसको, इस तरह के साक्षी को जिसने स्वयं देखा है, स्वयं घटना को देखा है, उसको कहते हैं, और आएगा कोर्ट में बोल के बताएगा, गवाही देगा। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष साक्ष्य। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष साक्षी। यानी प्रत्यक्ष साक्षी मतलब डायरेक्ट विटनेस, जिसने स्वयं देखा है, जिसने स्वयं सुना है। किस बात का? हत्या होते हुए, चिल्लाते हुए। उसको हम पकड़ेंगे, उसको पुलिस पकड़ेगी और लेकर आएगी, बताएगी कि भाई सी वहां घटना स्थल पे मौजूद था, ये देखा कि ए ने बी को गोली मारी। बात हमारी समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, तो ये जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा हम इसको साबित करेंगे कि हम इस तथ्य को हम साबित करेंगे किस, और यह भी तथ्य चाहे वो विवादक तथ्य हो या सुसंगत तथ्य हो। सुसंगत तथ्य साबित कैसे करेंगे? कि भाई इनकी गर्लफ्रेंड थी, अब सी को बुलाया जाएगा जो दोनों का दोस्त रहा हो, ये जानता हो इस तथ्य को कि भाई ए और सी दोनों साथ में पढ़ते थे, वहां जी भी पढ़ती थी। तो ये इसको बुलाया जाएगा इस तथ्य को साबित करने के लिए, जो उनका सहयोगी है, जो पड़ोसी है, जो जानता है इस तथ्य के बारे में। तो यह जो स्वयं जिसने उसको देखा है, यह देखा है कि ये और इनके बीच प्रेम संबंध था, इस तथ्य को यह देखा है, महसूस किया है, यानी देखा है, तो ये जो है प्रत्यक्ष साक्षी हुआ। इसको इसके द्वारा हम ला के साबित करेंगे। दूसरा कह रहा है परिस्थिति जनसा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है कि किसी ने देखा नहीं, ध्यान से समझ लो, किसी ने देखा नहीं हत्या होते हुए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बता रही हैं कि ए ने ही हत्या किया था। क्या परिस्थितियां? क्योंकि ध्यान से समझो, हत्या होते नहीं किसी ने देखा, सी ने हत्या होते नहीं देखा, लेकिन देखा कि ए बड़ी तेजी से उसके घर से बाहर निकल रहा था, दौड़ते हुए निकल रहा था, और उसके हाथ में चाकू था या उसके हाथ में ब्लड लगे हुए थे। यह सब क्या है? परिस्थितियां बता रही हैं कि ए क्या है, उस मैटर से जुड़ा हुआ है। यानी किसी ने हत्या होते नहीं देखा, चाकू मारते नहीं देखा, लेकिन परिस्थितियों को देखा। जैसे ये कलकत्ता में जो घटना हुई, उस डॉक्टर महिला, जो महिला थी, कोई हत्या होते देखा था? बताओ, हत्या होते किसी ने देखा था? नहीं देखा था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा यह तथ्य देखा गया था कि जिस समय हत्या हुई थी उस समय वह जो मनीष राय था, या पता नहीं क्या नाम है उसका, वह निकल के जा रहा है, या आते हुए देखा गया था, और हत्या आधे घंटे बाद निकलते हुए देखा गया था सीसीटीवी कैमरे में। तो ये क्या बता रहा है? ये परिस्थितियां बता रही हैं कि यह आदमी उस घटना से जुड़ा होगा। दूसरी चीज, उसका ब्लूटूथ वहां गिरा हुआ था, किसी हत्या नहीं हुआ लेकिन उसका ब्लूटूथ गिरा हुआ था उस घटना स्थल पे। तो इसका मतलब क्या है? परिस्थितियां यह बता रही हैं कि फला आदमी उस घटना पर आया होगा। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस इसको बोलते हैं, कि ऐसा एविडेंस, ऐसा कार्य जो किसी ने देखा नहीं अपने आंखों से होते हुए, लेकिन परिस्थितियों से हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि एक आदमी चोरी करके क्या करेगा? तेजी से भागेगा, या अपने आप को छुपाएगा कहीं, लोगों की नजर ना पड़े। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब परिस्थितियां हैं जिसके वजह से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ए इस घटना से जुड़ा होगा। क्यों जुड़ा होगा? क्योंकि बहुत तेजी से उस दिन, जिस दिन हत्या हुई थी, उस दिन यह बहुत तेजी से उसके घर से निकला बाहर, उसके हाथों पे खून लगे हुए थे,
कपड़ों पे खून लगे हुए थे, तो खून क्यों लगेगा भाई? क्यों खून लगेगा? ब्लड क्यों लगेगा किसी के हाथ में? अच्छा, एक सिंपल चीज देखो, जैसे मान लो अक्सर मूवी में क्या होता है, मूवी में जो क्रिमिनल होता है एक व्यक्ति को चाकू मार देता है और चाकू मार के फरार हो जाता है, तब तक उस पीड़ित का एक मित्र आता है या कोई दूसरा आता है और चाकू निकालता है उसके पेट से, तभी पुलिस आ जाती है, और या कोई और व्यक्ति जग जाता है, देख लेता है। तो क्या परिस्थितियां बता रही हैं? परिस्थितियां क्या बता रही हैं? बताओ। जी सर। तुम सुन नहीं रहे हो, हमें लगता है मैच देख रहे हो क्या? नहीं तो सर। तो ये बता, हमने क्या पूछा है? जो परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में सर, जो उसने चाकू निकालते हुए देखा था। हाँ, तो क्या तुम अनुमान करोगे? एक व्यक्ति देखेगा तो क्या अनुमान करेगा? मतलब उसने उसके चाकू निकालते हुए देखो, उसका अनुमान करेगा ये वहां उसकी हत्या करके आया होगा, वहां से हाँ, निकला। कि या मान लो कि हत्या दूसरा कोई भले किया हो, अगर कोई व्यक्ति उसके पेट से चाकू निकाल रहा है और अचानक कोई दूसरा आ गया, बस आ गया, तो उस दशा में क्या होगा? वह परिस्थिति बताएगी कि क्या है, यह व्यक्ति जुड़ा है उससे। अब तो ये इसके माध्यम से इस चीज को साबित करें, है ना, परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार। दूसरा कह रहा है अनुसूत साक्ष्य और हियर से एविडेंस। ऐसे ही जो व्यक्ति उन परिस्थितियों को देखा है, उसको भगते हुए देखा है, ब्लड को देखा है, हाथ धोते हुए देखा है, उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा और मौखिक रूप से वह कोर्ट में आके बताएगा कि ए जो है बी की हत्या किया है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां मैंने देखा था। तो इससे इस तथ्य को साबित करेंगे। दूसरी चीज, अनुसूत साक्ष्य, ये भी एक होता है हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बात। यह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य है। जैसे मान लो कि ए हत्या होते, ध्यान से समझना, ए हत्या होते देखा, यानी ए ने बी की हत्या की और सी देख रहा है, सी देख रहा है इसको, तो सी कौन सा साक्षी होगा? बताओ। विटनेस होगा। कौन सा विटनेस? प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्षी होगा। हाँ, प्रत्यक्ष साक्षी होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है यह अपने पत्नी से आके घर कह रहा है, कौन? सी, अपनी वाइफ से, कि मैंने देखा था आज ए ने बी को चाकू मार दिया। अब गवाही के लिए ये आ रही है, कोर्ट में बुलाया जा रहा है कि तुम्हारे पति ने तुमसे क्या कहा था। तो यह जो साक्षी होगी, उस साक्षी को क्या कहते हैं? हियर से एविडेंस, अनुसूत साक्ष्य। सुनी सुनाई बात, इसने देखा नहीं, ये तो पति ने इसको बताया था, लेकिन कोर्ट लॉ इसको नहीं मानती, कहती है कि हियर से एविडेंस का जो साक्षी है, जिसने नहीं देखा है, अपने ज्ञान इंद्रियों से नहीं महसूस किया है, दूसरे के द्वारा बताया गया है, तो वह साक्षी नहीं होगा, इसका साक्ष्य हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि हो सकता है कि यह झूठ बोल रही हो सकता है कि यह कुछ अपने पास से भी गढ़ रही हो। जो व्यक्ति डायरेक्ट देखा है उसकी संभावना है कि वह सही बोलेगा, लेकिन यह जो है, जो हियर से एविडेंस है, वो स्वाभाविक है कुछ अपने पास से मिर्च मसाला लगा के और बताएगी। तो लॉ कहती है कि हियर से एविडेंस को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा इसके कुछ अपवाद हैं जहां हियर से एविडेंस को स्वीकार किया जाता है, लेकिन सामान्यतः हियर से एविडेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हियर से एविडेंस को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया, यह इतने माध्यम से हम इस तथ्य को साबित करेंगे, विवादक तथ्य को, सुसंगत तथ्य को साबित करेंगे। अगला कह रहा है कि वास्तविक तथ्य, वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य होता है वह साक्ष्य जो भौतिक तथ्य हैं, जैसे चाकू। अगर चाकू बरामद हो गया, जिस चाकू से हत्या हुई है, और उस चाकू पर इसके फिंगरप्रिंट मिल गए, वही चाकू मिल गया, तो यह भी इसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसको बोलते हैं वास्तविक साक्ष्य, है ना। जैसे चाकू, जिस चाकू से हत्या हुई है वो चाकू मिल जाए खोज के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, तो इसके संबंध में बीएसए जब पढ़ोगे आप, तो धारा 23 का सब क्लास 2 का परंतु बताता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कोई तथ्य, कोई वस्तु पता चल रही है, जैसे कोई मान लो चाकू पता चल रहा है, कोई कपड़ा पता चल रहा है, जैसे ये देखो
श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस तुम जान रहे हो मुजामिन, श्रद्धा सर। और आफ्ताब का। जी जी। अब ये बताओ कि पुलिस लेकर आफ्ताब को उन जंगलों में क्यों ढूंढ रही थी, क्या ले जा पता करना चाह रही थी? उसके सुसंगत साक्ष्य पता कर रही थी। वह जो है इस वास्तविक रियल एविडेंस को प्राप्त करना चाह रही थी। वह हथियार बरामद करना चाह रही थी, जिस हथियार से वो कह रहा था ना कि मैंने हत्या करके इस हथियार को यहां फेंका, उस बॉडी को प्राप्त करना चाह रही थी। जो उसके टुकड़े काट के उन जंगलों में फेंका था, उसके बॉडी को, पार्ट को प्राप्त करना चाह रही थी। तो यह जो साक्ष्य है, इस साक्ष्य से भी यह साबित हो सकता है कि चूंकि आफ्ताब के बताए गए घटना पर वह तथ्य मिला है, वह चाकू मिला है, उस चाकू पे आफ्ताब के अंगुलियों के निशान हैं, तो इसका मतलब यह साबित होगा कि आफ्ताब ने ही इसकी हत्या की है। तो यह एक होता है वास्तविक तथ्य। यह पुलिस इस तथ्य को बहुत खोजती है, पुलिस के माध्यम से यह तथ्य पता चलता है। दूसरी चीज, दस्तावेज, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, इन लोगों में प्रेम प्रसंग कभी था, लेटर का आदान प्रदान हुआ था, तो उस डॉक्यूमेंट से यह साबित होगा कि यह जो है एक लेटर लिखे थे इनके शादी के बाद, इसकी शादी के बाद इन्होंने लेटर लिखा, या शादी के बाद भी इन लोगों के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता था, टेलीफोन का आदान प्रदान होता था। तो इस तथ्य को भी हम साबित करेंगे इससे। वह लेटर, दस्तावेजी साक्ष्य मतलब वह लेटर, हम इनको इस तथ्य को बताएंगे कि इसमें इन्होंने लिखा था कि हम तुम्हारे पति को छोड़ेंगे नहीं, या तुम्हें भूल नहीं पा रहे हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो तथ्य, वह जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा इनके इस तथ्य को साबित किया जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है? जी सर। अब ये जो है इनके माध्यम से यह भी साबित होंगे। दूसरी चीज कहा, न्यायिक और गैर न्यायिक। अगर यह ए पकड़ा गए कोर्ट में, पुलिस पकड़ ली इनको, और यह मजिस्ट्रेट 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष यह स्वीकार कर लिए कि भाई हां मैंने ही बी को मारा है, तो यह जो तथ्य होगा यह इनके खिलाफ एविडेंस के रूप में स्वीकार होगा। जब 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष अगर ये बयान दे रहे हैं, तो वह क्या होगा, इनके खिलाफ साक्ष्य में यूज किया जाए। दूसरी चीज कहा गैर न्यायिक। गैर न्यायिक मतलब अगर यह हत्या करके गए और अपने मित्र से किसी से कहे कि आज मैंने बी की हत्या कर दी, डी से जाके कह रहे हैं कि आज मैंने बी की हत्या कर दी। अब यह जो डी है, इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा कि तुमसे ए ने क्या कहा था, है ना? तो यह जो है अब ए कोर्ट में आएगा गवाही देने के लिए साक्षी के रूप में, और अगर यह साबित हो गया कि ए ने डी से कहा था, कन्फेशन किया था कि हमने आज बी को मार दिया। कोई व्यक्ति अपने खिलाफ क्यों बोलेगा बताओ? कोई व्यक्ति अपने खिलाफ एविडेंस क्यों, अगर मान लो कि तुमने किसी की मोबाइल चुराई है, अन्यथा मत लेना, अगर तुमने कोई मोबाइल चुराई है और तुम अपने मित्र से कह रहे हो कि हां मैंने यह मोबाइल चुराई है, तो यह कहां तक सही है? कहां तक सही है? अरे ये तथ्य सही है कि नहीं सही है? सही है। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ सही बोलेगा कि झूठ बोलेगा? सही बोलेगा। सही बोलेगा। यह व्यक्ति जो है हत्या की, अगर मान लो मैंने हत्या नहीं किया, ए ने हत्या नहीं किया, तो जाके कहेगा किसी से कि मैंने हत्या किया? वह तभी कहेगा जब वह तथ्य सत्य हो। तो यह अगर हत्या किया है बी से और इस बात को डी से कह रहा है, कन्फेशन कर रहा है कि मैंने आज बी की हत्या कर दी, तो डी इस तथ्य को गवाही देने के लिए कोर्ट में आएगा और इससे इनके बारे में साबित किया जाएगा। तो ये सब क्या है? साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हम ए को, किसी मैटर को क्या करते हैं, सिद्ध या असिद्ध करते हैं। तो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, मजा आता है इसको पढ़ने पे। और अगर आप इसको एक बार समझ गए, इन तथ्यों को समझ गए, साक्ष्य के प्रकार को समझ गए, तो तुम्हारा आधा एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम्हें कुछ समझना नहीं है, बस नियम देखना है। जैसे हमने कहा 4 से 50 तक में ये कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, इनके बारे में बताया गया है। तो इसको बस समझना है कि कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, तो फिर उन्हीं सुसंगत तथ्यों के बारे में साक्ष्य दिया जाएगा। तो चलो, कोई क्वेश्चन बताओ जी।
कोई क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने पढ़ा जो आपको ना समझ में आया हो, या कोई चीज आप पूछना चाहते हो एविडेंस एक्ट में एक्स्ट्रा, कोई चीज जो जानना चाहते हो? इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस ATBNH में बयान लेती है, वो हाँ साक्ष्य में किया जाता। हाँ, साक्ष्य में स्वीकार्य होता। अगर पुलिस अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष वो बयान नहीं है, पुलिस के समक्ष अगर कोई कह रहा है तो वो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। ध्यान से समझो, अगर मान लो कि ए जो है, ए के ऊपर तो आरोप ही है और पुलिस इसको पकड़ लेती है। अब पुलिस से यह कहता है कि हाँ हमने बी की हत्या की, तो फिर इसका साक्ष्य पुलिस नहीं दे पाएगी, क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम में कहा कि पुलिस के अधीनस्थ यानी पुलिस के समक्ष की गई कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। और ये धारा जब पढ़ोगे आप, धारा 23 जो पहले धारा 25 थी इंडियन एविडेंस एक्ट की, कि पुलिस के समक्ष किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष, यहां 164 वो मजिस्ट्रेट के समक्ष कह रहा है और यहां पुलिस के समक्ष कह रहा है। तो पुलिस के समक्ष किया गया कन्फेशन या पुलिस के समक्ष दिया गया कोई भी बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं, उसके खिलाफ। हाँ बताओ, और कोई क्वेश्चन? मुजामिन कोई क्वेश्चन? यही था। हाँ, तो क्या समझ आया? कुछ समझे एविडेंस एक्ट को? जी समझ में आया, अच्छे से आया। क्या क्या समझे बताओ, थोड़ा सा हमें लगा कि कुछ समझे हो। जी समरी में बताओ। जी, विवादात्मक तत्व और सुसंगत तत्व। हाँ, ये समझे, तथ्य को समझे। जी और ये जो हाँ जी और हाँ बताओ। मौखिक, वास्तविक, दस्तावेजी, ये सारे अच्छे से समझ में आ गए सर। हाँ चलो ठीक है, तो तुम्हारी एलएलबी कंप्लीट हो गई है? जी कंप्लीट हो गई है सर। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, कंप्लीट हो गई, एविडेंस आपने पढ़ा, लेकिन जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, अब तुम्हें एक समझ डेवलप किया जाता है, ताकि आपको जज बनना है, आपको एपीओ बनना है, और आपको एलएलबी पास नहीं करनी है कि आपने 5 क्वेश्चन रट के चले गए। यहां तो हर चीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर चीज से आपको अवगत होना होगा कि क्या है लेक्स फोरी विधि, क्या है लेक्स लोसी विधि, क्या है ये भूतलक्षी क्या होता है, भविष्य लक्षी क्या होता है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, साक्ष्य को हमें समझना है। आपको यहां एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। जब कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया, अगर तुम सीरियस रहे तो सीरियस रह के अगर समझे, पढ़े, उसको समझो कि ये हमारे कैरियर का विषय है, हम इस पे, हमें जज बनना है, हमें एपीओ बनना है, तब तुम अच्छा कर पाओगे, है ना? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर जैसा होगा, है ना? ओके, थैंक यू।